Next up's the methods of giving steam inhalation. There are three methods of giving steam inhalation, that is jug method, stem and electric steam inhaler. Okay, so first is jug method. In this method, a Nelson inhaler is used. The type of inhalant required and the boiling water is filled in the jug and the patient breathes the vapor. It is very easy language, आप खुद से समझ गए हो कि जग मेथड में एक नेल्सन इनहेलर की ज़रूरत होती है जो हमारे लैब में है, फंडामेंटल लैब में आप देख सकते हो, आप देखे भी होगे माइट भी जब आप प्रोसीजर देखने आए थे तो एक नेल्सन इनहेलर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम वाटर फिल करते हैं और उसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड मेडिसिन चाहिए उसको हम डालते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड नेल्सन इनहेलर. सी, दिस इज इट. ऐसे एक कनेक्शन है, इसमें आप वाटर इसको पूरा कवर करके रखोगे, यहाँ तक पूरा वाटर रहेगा और इसमें आप यहाँ से थ्रू वेपर निकलेगा, उससे आपको इनहेल करना है, ठीक. जग मेथड इसको बोलते हैं, जिसमें ये हम नॉर्मली हम घर पे भी यही करते हैं जो जग मेथड यूज़ करते हैं. जग मेथड जो रहेगा, सॉरी फॉर दिस, जग मेथड जिसमें हम क्या करेंगे, वाटर पोर करेंगे यहाँ तक, इससे वेपराइज लेकर, जैसे आप विक्स हो गया या तो फिर आप जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे बेंजोइन हो गया या तो फिर यूकेलिप्टस हो गया, ये सब आप यूज़ करके इनहेल करके कंजेशन रिलीव करते हो. नेक्स्ट आता है टेंट मेथड. स्टीम, हमने तीन मेथड पढ़ा, पहला है इनहेलर के थ्रू नेल्सन इनहेलर, दूसरा आएगा आपका जग मेथड, तीसरा है स्टेम टेंट. व्हेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड व्हेन स्टेम टेंट में बी यूज, जब सब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको स्टीम इनहेलेशन लेना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, टेंट मेथड. द क्विक एंड ईजी मेथड प्लेस ऑन स्क्रीन एंड ईदर साइड्स ऑफ द पेशेंट्स बेड. दिस इज मेनली अप्लाइड ऑन हॉस्पिटल साइड्स. ओके, सो मेनली हम दोनों साइड प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, या तो जो स्क्रीन होता है उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वेपर जो है वो क्या नहीं इधर उधर ना जाके, सिर्फ पेशेंट के जहाँ टारगेटेड जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ही जा सके, ठीक है. Place a screen on either sides of the patient's bed and stretch blankets or sheet across them and fix them safety pins and forming canopy. Steam can be directed into the tent from the spout of the kettle. See, आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसे. ये जो है यहाँ पूरा स्क्रीन लगाओगे, ठीक, और इसमें क्या कर दोगे, पूरा आपको प्रॉपरली आपको पूरा कवर अप करना है. ये कैनोपी है, ये जो है बैटन्स है, ये सर्कुलेटरी फ़ैन या तो पॉकेट फ़ैन बोलते हैं, ठीक है. और ये मसाज टेबल के ऊपर उनको रखना है, शीट को पूरा बिछा के, यहाँ से आप ऑपरेट करोगे, स्टीम इनहेल दोगे ताकि टारगेट यहाँ पे हो सके. सो दिस इज स्टीम टेंट, ठीक है, ठीक. तो इसमें यही लिखा है, क्या करोगे, पेशेंट के बेड साइड को, स्ट्रेट को, ब्लैंकेट्स को, शीट्स को अच्छे से फिक्स करोगे, सेफ्टी पिंस और कैनोपी, मतलब एक टेंट के बन जाएगा. और स्टीम को क्या करोगे, नीचे जो आपका स्पाउट एक छोटा सा एरिया है केटल का, वहाँ से आप स्टीम प्रोवाइड करोगे. केयर जब देना है आपको, should be taken that the stove and the kettle are placed away from the screen and the bedclothes to prevent fire. जो वो आपका मेनली आपका जो स्टव है और केटल है वो कहाँ होना चाहिए, अवे होना चाहिए शीट और स्क्रीन से. अगर वो आ गया फायर के कंजर्व उसमें तो फायर हो सकता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिवेंट दिस, या तो प्रिवेंशन लेना है. एंड नेवर पॉइंट द स्पाउट टुवर्ड्स द फेस ऑफ द पेशेंट. द स्टीम इज गिवन 20 to 30 minutes, रिपीट 4 hourly. कभी भी फेस पे डायरेक्ट हमको देना नहीं है क्योंकि हमको इसको 20 to 30 minutes लेना रहता है और एवरी 4 hourly. दैट मीन्स 24 hours में आप कितने बारी दोगे, जस्ट काउंट इट एंड राइट. 24 आवर फॉर एवरी 4 hourly आपको देना है, मतलब दिन में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 बार अभी आपको क्या करना है, स्टीम देना पड़ेगा, राइट. तो आपको फेस में आपको नहीं देना है, कहाँ देना है आपको, आपको फेस से प्रिवेंट करना है क्योंकि स्टीम ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए फेस में, फिक्स्ड अमाउंट में, ठीक. दिस इज टेम्पटेड जिसमें सेफ्टी पिन से आप कैनोपी बना देते हो. ये यहाँ पे इसको जनरेट आप केटल वगैरह जो यूज़ करते हो उसको आपको ये शीट से और ये स्क्रीन से आपको क्या करना है, दूर रखना, अदरवाइज फायर हो सकता है, ठीक. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वेपराइजर. अ स्मॉल जार विथ हीटिंग एलिमेंट एक्सटेंडिंग इनटू द जार. द जार इज फिल्ड विद वाटर. एक जार रहेगा, उसको नीचे तक आपको क्या करना है, वाटर से फिलअप करना है. टॉप ऑफ द जार इज रिमूवेबल परफोरेटेड कप. परफोरेटेड मतलब एक होल रहेगा उस कप में, ठीक है, which is attached with a small metal spot. Cotton
सैचुरेटेड विथ मेडिकेशन प्लेस्ड इनसाइड द कप। मेटल स्पॉट इस एक मेटल स्पॉट रहेगा और एक कॉटन स्वैब में से मेडिकेशंस जो भी आपका है स्टीम इनहेलेशन के मेडिकेशन, बेंजोइल, यूकैलिप्टस, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप ड्रिप करके उसमें डालोगे एज अ वाटर बॉयल। जैसे ही वाटर बॉयल होने लगेगा द मेडिकेशन इज डायरेक्टेड थ्रू द स्पॉट। मेनली ये बच्चों के वाले घर में होता है, हमारे फंडामेंटल लैब में ब्लू कलर के बॉक्स में होगा, अगर आप देखोगे ऊपर ब्लू कलर का होगा, और मोस्ट ऑफ द घर में इलेक्ट्रिक वेपराइजर होता है। सी दिस इज इट। कई लोग के घर में ऐसा कुछ होगा, कई लोग के घर में ऐसा होगा। वाटर फिल करते हैं, उसके बाद उसमें ड्रॉप डालते हैं हम, और इलेक्ट्रिक थोड़ा सा उसमें से वेव्स आते हैं तो हम उसको ढक के इनहेल करते हैं। तो आपको क्या क्या करना है फॉलो। डेंजर इन्वॉल्व स्कैल्डिंग patient by steam or boiled water coming out of the inhale. Importantly, when the patient is very young, actually ill in state of confusion, the spout of the inhaler placed in the patients can touch it, put the face too near. क्या है, आप जब स्टीम इनहेलेशन देते हो, अगर बहुत छोटे और बहुत ही ओल्ड पर्सन है तो उनको क्या हो सकता है, ईजिली अफेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा अमाउंट पे उनको हीट नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज उनको स्कैल्ड इंजरीज, स्कैल्ड मतलब बर्निंग इंजरीज हो सकता है। तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस लेना है जब स्टीम इनहेलेशन कर रहे हो। जब जग कैटल यूज़ कर रहे हो, फिल इट ओनली 2/3 ऑफ बॉइलिंग वाटर। जैसे आप जग पूरा फुल करोगे तो एकदम अचानक से स्टीम नहीं पूरा टच हो गया तो इट विल कॉज बर्निंग। ओके, सो 2/3 आपको बॉइलिंग वाटर जो है वो लेना है, ताकि स्कैल्डिंग ऑफ द पेशेंट, स्कैल्डिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बर्न, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी टाइप का बर्न होता है, उसको स्कैल्ड बर्न बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ये इनहेलेशन के थ्रू जो बर्न्स होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, इफ़ द इनहेलर इज फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब पूरा अपवर्ड तक आप पूरा भर दिए तो क्या हो सकता है, पॉसिबली जो ड्रॉ वाटर इन टू द माउथ एंड द स्कैल्डिंग द पेशेंट, द वाटर मस्ट बी remain just below the spout. If the spout is filled with the water, it will not act as an air inlet. The patient will not get warmed air. The patient will not be able to get the warm air. So we have to do that. Okay. ऑलवेज रिमेम्बर, स्पाउट तक अगर भर दोगे तो एयर ही नहीं आ पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द डेंजर ऑफ फायर। इफ स्टोव इज यूज्ड, इट जनरेट सिस्टम कंटिन्यूसली एज टाइम 10 द ब्लैंकेट्स यूज्ड में फॉल ऑन द स्टोव एंड कैच फायर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ जग मेथड 120 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इफ़ वाटर इज कोल्ड नॉट प्रोड्यूस स्टीम, इफ वाटर इज टू हॉट कॉज स्कैल्डिंग। दो कंडीशन, ठंडा होगा तो स्टीम प्रोवाइड नहीं होगा और एकदम ज़्यादा गर्म होगा तो स्कैल्डिंग हो सकती है। तो फिक्स टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 120 to 160 आपको मेंटेन करना है। ठीक है, कीप द पेशेंट वार्म एंड प्रिवेंट ड्रॉट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इनहेलेशन। जो पेशेंट है उसको वार्म और ड्रॉट बिफोर करना है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इनहेलेशन। Causing the treatment is the blood vessels of the skin and mucosa membrane dilate and the patient is easily chilled by exposed to draught. It will patient to more severe and prolonged attack of inflammation and congestion. The patient not go to cold spaces for several after treatment remain in the blood. ज़्यादा क्या होगा अगर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो ब्लड वेसल को क्या हो सकता है, blood vessels of the skin and mucous membrane dilate the patient easily chilled exposed to draught. अगर आप ठंडी चीज़ों के ऊपर जैसे एक टाइम के बाद वो स्टीम देना बंद हो जाता है और आप कंटिन्यू एक्सपोज करो पेशेंट को, तो क्या हो सकता है, ठंड में पेशेंट को और कंजेशन और ये सब चीज़ें कॉज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके रिमेंबर करना है। सो दिस ऑल आर मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे वॉलेटाइल ड्रग्स, मेथनॉल हो गया, वार्म द पेशेंट टू कीप हिज आइज क्लोज टू प्रिवेंट द इरिटेटिंग द कंजक्टिवा। जैसे कुछ कुछ ड्रग्स है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड जैसे मिथेनॉल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट को एडवाइस करना है आप अपनी आंखें बंद करना। अगर आप आंखें बंद नहीं करोगे तो आपकी आंखों में क्या हो जाएगा, आपकी कंजक्टाइवल लेयर है, आई का पार्ट जो है उसमें क्या हो जाएगा, इरिटेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपको एडवाइस करना है जब आप इनहेलेशन दे रहे हो पेशेंट को। ठीक है, व्हेन गिव इनहेलेशन फॉर जैग मेथड कीप स्पाउट अवे फ्रॉम द स्पाउट, जो ओपनिंग होती है उसको अवे करना है आपको। Place the sputum cup in the reach of the patient to spit the cupped up during the inhalation. ऑब्वियस सी बात है, हम म्यूकस को डिसलॉज करने के लिए या तो हम उसको क्लियर आउट करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं। तो आप एक कप दे रहा है पेशेंट को, स्पुटम कप को, ताकि वो जितना भी एक्सपोर्टेशन है वो क्या कर सके, उस कप के थ्रू कप में निकाल सके, बार बार उसको उतने तो ट्रेवल ना करना पाए। ठीक है, तो आप एक कप प्रोवाइड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट बिफोर एक प्रिपरेशन ऑफ द इनहेलेशन, नॉट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमको नहीं बताना है, जब आप प्रिपेयर करने से पहले ही पेशेंट को एक्सप्लेन करना है आपको कि आप क्या आप देने वाले हो। ठीक है,
ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। जब नेल्सन इनहेलर लोगे, पेशेंट का नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन डिटेल प्रेस करना है, फाइंड द मेडिकल डायग्नोसिस, जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, सी द फिजिशियन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक प्रिकॉशंस ऑफ मूवमेंट्स इन पोजीशन। एक बात मुझे बोलनी थी आप लोगों को, जैसे आप लोग क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको रिमेंबर करना है, आप कुछ भी प्रोसीजर करते हो, अगर आपको सिस्टर बोली कि जाओ बेटा जाके टेम्परेचर लो ए वाले पेशेंट का, तो कभी भी बेड नंबर के अकॉर्डिंग पेशेंट को नहीं देखना। हमेशा उनसे पूछना, उनके फाइल्स रखे रहते हैं, उनका पेशेंट्स का नाम पूछना। अगर वो बोलती हैं फाइल ये है, बेड नंबर 4 है, तो 4 में जाना, पूछना पेशेंट आपका नाम क्या है, तो वो बोलेंगी सुमीता बाई जो भी है, जाना फाइल से रिकन्सिडर करना, जाके एक चेक करना कि वो सुमिता है कि नहीं। कंफर्म हो गया, आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया, उसके बाद जाके आप कोई भी ड्रग्स हो गया, कोई भी आप टेम्परेचर ले रहे हो, तो ये तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो किसी और पेशेंट का ड्रग आप नहीं लगा पाओगे और मिसमैच और ये इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं बताते हैं तो आप वो बोलेंगे जाओ बेटा बेड 6 में जाओ, मेडिसिन तो या जो भी हो, तो बेड 6 में कौन सा पेशेंट है, वहाँ 5 लोग बैठे होंगे तो आपको तो पता नहीं कौन है पेशेंट, तो सबसे पहले जाना इसमें से पेशेंट कौन है और आपका नाम क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जाते हो तो मेनली वहाँ का सीन वैसा रहता है। तो आप लोग जाओगे, पूछोगे कि कितने कितने लोग, मतलब क्या पेशेंट का नाम है, पेशेंट बोलेगी कि ये पेशेंट, रिलेटिव बोलेगा नहीं इसका नाम ये है, फिर आप क्रॉस चेक करोगे फाइल से, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, अगर एकदम अर्जेंट है तो उनसे नाम पूछ के, आप लोगों का एक रजिस्टर आता है जहाँ पे मेडिसिन लिखते हैं, तो उसमें नाम भी लिखा रहता है, वहाँ पे जाके आप क्रॉस चेक कर लेना, फिर आप मेडिसिन देना, इससे आप लोग अपना बचाव कर सकते हो, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना। आइडेंटिफिकेशन से मुझे याद है, सो इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको, मेडिकल डायग्नोसिस देखना है पेशेंट को क्या हुआ है, फिर आप क्या करोगे, फिजिशियन के ऑर्डर को देखोगे, उसके क्या क्या उन्होंने बोला है, कौन से पोजीशन में देना, आप ये सब देख के फिर आप इनहेलेशन पेशेंट को दोगे, ठीक है।